स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने स्टडी चैनल में। तो मित्रों, हमने कल स्टार्ट किया था आरटी एक्ट 2009। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को सुना होगा। ठीक है। और आप देखें कि ये जो आरटी एक्ट 2009 की हमने बात करी थी, इस आरटी एक्ट 2009 के अंदर हमने कल तक 4 अध्यायों की बात करी थी। 4 अध्यायों में हमने आपको 22 धाराएँ बताई थी। ठीक है। तो एक बार हम शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, उसी के बाद इसका पार्ट सेकंड आज स्टार्ट करेंगे। मित्रों देखिए, पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि आरटी एक्ट की स्थापना कब हुई थी, इसकी घोषणा कब हुई थी। 1902 में सबसे पहले जो थी इसका जो निःशुल्क शिक्षा था उसका जो विचार था वो किसने रखा था। ठीक है। उसके बाद सभी शिक्षण नीतियों में इसका विचार रखा गया, पर ये पारित नहीं हुई। उसके बाद 2009 में इसे पारित किया गया। 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया। अंतिम रूप से भारतीय संसद द्वारा इसे लागू किया गया। ठीक है। अब बात करते हैं मित्रों कि आगे ये क्या चीज़ है। देखिए, हमने कल जो अध्याय 1 पढ़ा था, वहाँ नाम विस्तार लागू पढ़ा था, 2 धाराएं थी। अध्याय 2 के अंदर हमने 3 से लेकर 5 धाराएं पढ़ी थी। तीसरी 5वीं धारा के अंदर थी। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। बाकी अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं सुना है तो एक बार आप कल वाला वीडियो ज़रूर सुन लें, क्योंकि ये उसी के आगे का पार्ट है। ठीक है मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मित्रों। देखिए, मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना दिए हैं, आपके सभी मित्रों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आप इसे शेयर करेंगे तो दूसरों के पास पहुँचेगा। ठीक है। अब देखिए, दूसरी चीज़ ये होती है मित्रों कि हमने जो अध्याय 3 पढ़ा था, उसके अंदर हमने सरकार और समुचित जो स्थानीय अधिकारी थे, ठीक है, उसके कर्तव्यों की बात करी थी। अध्याय 4 में हम विद्यालय और शिक्षकों के कर्तव्य की बात कर रहे थे। ठीक है। और यहाँ कल हमने धारा 21 पे रोका था, जहाँ मैंने आपको बताया था विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख धारा 21 के अंदर किया गया है। ठीक है। अब मित्रों, हम धारा 22 की बात करते हैं, विद्यालय विकास योजना। देखिए, धारा 22 के अंदर बताया गया विद्यालय विकास योजना का निर्माण एसएमसी की साधारण समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है। लेकिन उसे क्रियान्वयन करने का कार्य कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। मतलब निर्माण जो होता है वो तो हमने पढ़ लिया था, हमने पढ़ा था, मैंने आपको एसएमसी पढ़ाया था। 2 समितियाँ होती है, साधारण समिति होती है और कार्यकारी समिति होती है। कार्यकारी समिति में 16 सदस्य होते थे और साधारण समिति में असीमित सदस्य होते थे। ठीक है। इसका अध्यक्ष जो थी, उपाध्यक्ष होता है, वो अभिभावक होते थे, सचिव जो होता था वो हमारा हेडमास्टर होता था। ठीक है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें। आज मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पुराने वीडियोज़ के लिंक दे दूँगी ताकि आप उनको देख सकें। अब धारा 23 की बात करते हैं, शिक्षकों की योग्यता से संबंधित है। ठीक है। शिक्षकों की एलिजिबिलिटी से संबंधित है कि उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। ठीक है मित्रों। धारा 24 को देखिए मित्रों, शिक्षकों के कर्तव्य एवं शिकायतों का निवारण किया जाता है। यानी शिक्षकों के कर्तव्य इसमें बताए जाते हैं कि उनके कर्तव्य क्या हैं, और शिकायतों का निवारण इस धारा में किया जाता है। ठीक है मित्रों। देखिए, बात ध्यान से सुने। कल जो हमने अध्याय 4 स्टार्ट किया था, वहाँ हमने धारा 12 से स्टार्ट किया था। तो सबसे बड़ा अध्याय जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा धाराएं हैं, वो हमारा अध्याय 4 ही है मित्रों। और ग्रुप सी अगर आप पेपर उठा के देखेंगे अभी 2020 में जो हुआ है, 2018 वाले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, वहाँ से सीधा क्वेश्चन आ गया था इसके ऊपर। ठीक है। आगे देखिए मित्रों, धारा 25 शिक्षक छात्र अनुपात इम्पॉर्टेंट है मित्रों, अधिकतर बार पूछ लिया जाता है शिक्षक छात्र अनुपात कितना है। 2016 के अंदर जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आया था मित्रों। ठीक है। देखिए, अगर हम बात दें तो संख्या के आधार पर, विद्यालयों के स्तर के आधार पर, है ना, 2 चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, पहला है छात्र 30:1। ठीक है। यानी कि हर 30 छात्र पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है मित्रों। और जैसे ही एक भी विद्यार्थी बढ़ जाएगा, मान लो 31 भी हो गए, तो 31 पे जो होते हैं 2 शिक्षक हो जाएंगे। 31 से लेकर 60 तक की जो रेंज चलेगी ना, उसमें 2 शिक्षक होंगे मित्रों। ठीक है। अब 60 से एक भी अगर हम बात करें कि छात्र बढ़ गया है, यानी कि 61 हो गए, तो 61 से लेकर 90 तक के बीच में 3 शिक्षक होंगे मित्रों। 91 से 120 तक 4, और 121 से 200 तक की बात करें तो 5 शिक्षक होंगे, जिसमें एक एचएम होगा। यानी 5 शिक्षक अगर हो गए किसी विद्यालय में, तो प्राथमिक विद्यालय में, तो 5 शिक्षकों पर एक एचएम यानी कि एक जो होता है हेडमिस्टर होगा। बात समझ में आ गई। 30 पर 1 था, 31 से 60 पर 2 थे, 61 से 90 पर 3 थे, 91 से लेकर 120 तक 4 थे, और 121 से लेकर 200 पर मित्रों 5 थे। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, विद्यालय के स्तर के आधार पर, विद्यालय के स्तर के आधार पर अगर हम देखें तो ये तो संख्या के आधार पर बताए थे मैंने आपको। आप स्तर के आधार पर देखते हैं। मान लीजिए विद्यालय प्राइमरी स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल यानी 1 से 5 तक का स्कूल है, तो वहाँ 1:30 का अनुपात रहेगा। मतलब 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है।
लेकिन अगर अपर प्राइमरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी उच्च प्राथमिक स्कूल की बात कर रहे हैं, विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो 1:40 का अनुपात होगा मित्रों, यानी कि 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, अब हम उसमें भी अपर प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, जिसमें 6 से लेकर 8 तक की बात कर रहे हैं कक्षा की सिर्फ, तो 1 से 35। ठीक है, यानी ऐसे विद्यालय जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक चलाए जाते हैं, उनमें 35 छात्रों पर एक शिक्षक होता है। 1 से 30 कहाँ था? प्राइमरी में था मित्रों, 1 से लेकर पहली 5वीं कक्षा तक के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं SSA, सर्व शिक्षा अभियान। देखें, सर्व शिक्षा अभियान की हमने बात करी थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था और अभी ये समसा के अंदर सम्मिलित कर दिया गया। मैं फिर कह रही हूँ मित्रों, पुराने वीडियो नहीं सुने हैं दोस्तों, तो पुराने वीडियो सुन लें एक बार, मैं लिंक दे दूँगी आज। ठीक है, उनको सुनिए, आपको समझ में आता जाएगा। हर एक चीज़ दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। ठीक है, समझ के पढ़ेंगे तो चीज़ें जल्दी याद होंगी, रटने में तो कभी याद नहीं हो पाती हैं। तो SSA के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 1:40, यानी 40 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात दिया गया है। ठीक है मित्रों, आगे देखें आप, यहाँ हम बात करते हैं रमसा की, यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था 2009-2010 में, अभी इसे भी समसा में ही शामिल कर दिया गया है। ठीक है, ये 1:40 का अनुपात था यहाँ भी। मॉडल स्कूल्स में 1:40 ही है, और मॉडल स्कूल का आदर्श अनुपात की अगर हम बात करें तो 1:25 है। यानी आदर्श अनुपात क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए मॉडल स्कूल में अनुपात क्या है, तो 1:40 आपका आंसर होगा ऑप्शन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मॉडल स्कूल का आदर्श अनुपात क्या है, तो वहाँ 25 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, ये उसका आदर्श अनुपात है। ठीक है मित्रों, अब देखिए नोट पढ़ें, छात्र संख्या 200 से अधिक होने पर प्रति 40 बालकों पर एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। क्योंकि अगर छात्र संख्या स्कूल में 200 से अधिक हो गई है, तो हम ये कह दें प्रति 40 बालकों पर एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है मित्रों, अब बात आती है धारा 26, ये भी अध्याय 4 के अंदर ही पढ़ रहे हैं, रिक्त पदों को भरना। देखिए, धारा 26 के तहत विद्यालय में स्वीकृत पदों में से अगर कोई पद रिक्त है तो 3 वर्षों के भीतर उसे भरा जाएगा। अधिकतम 10% ही रिक्त रह सकते हैं। मतलब कोई भी अगर विद्यालय है, राज्य के विद्यालय, कोई भी विद्यालय है, तो उस विद्यालय में अधिकतम 10% पद ही रिक्त रह सकते हैं। अगर कोई पद रिक्त हो गया है तो 3 वर्षों के अंतर्गत उसे भरना ही होगा। ठीक है मित्रों, अब बात आती है धारा 27। तो देखिए, धारा 27 में बात की गई है कि शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों की नियुक्ति। ठीक है, यानी कि गैर शैक्षणिक कार्यों में जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है, जैसे पहले पल्स पोलियो में भी लगा देते थे, चुनावी कार्यों में लगाते हैं। ठीक है, और आर्थिक अन्वेषा करने में, बजट निर्माण में, इन सब चीज़ों में जो होती है शिक्षकों की नियुक्ति होती है। तो कौन कौन सी होनी चाहिए, किसमें नहीं होनी चाहिए, तो देखिए अभी शिक्षा नीति आई है, उसके तहत ये बोला गया है कि चुनावी कार्यों में तो शिक्षकों को लगाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्लस जनागरण में जनगणना में की जा सकेगी। यानी राष्ट्रीय आपदा के समय पर, जैसे कि अभी आपदा चल रही है ना, ये कोविड-19 वाली, तो इसमें भी शिक्षक लगे हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं जनगणना की, तो जनगणना में भी गैर शैक्षणिक कार्य है, ये शिक्षा से संबंधित कार्य नहीं है, इसमें भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। चुनावी कार्यों में जो होती है शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। अब देखिए, फर्स्ट ग्रेड 2013 का क्वेश्चन था, पल्स पोलियो में नियुक्ति होगी या नहीं होगी। तो मित्रों ध्यान रखिए, पल्स पोलियो में नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, पल्स पोलियो के ड्रॉप लाने में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। 2009 से पहले पल्स पोलियो में शिक्षकों की ड्यूटी लगती थी। अगर हम बात करें तो 2009 से पहले पल्स पोलियो में शिक्षकों की ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब नहीं लगती है। 2009 की बाद से नहीं लगती है। तो 2013 में क्वेश्चन था, तो मानी सी बात है आंसर नहीं था उसका। आगे देखें, धारा 27 के तहत किसी भी शिक्षक नियुक्ति गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं की जा सकेगी, परंतु चुनावी कार्यों में की जा सकेगी। ठीक है, एवं जनगणना एवं राष्ट्रीय आपदा के संदर्भ में व्यवहारिक रूप से शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी, परंतु देखिए यहाँ लिखा हुआ है परंतु पल्स पोलियो एवं एमडीएम मतलब मिड डे मील कार्यक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। ठीक है, यानी राष्ट्रीय आपदा के समय की जाएगी, जनगणना में की जाएगी, चुनावी कार्यों में की जाएगी। ठीक है, लेकिन पल्स पोलियो में नहीं की जाएगी मित्रों। ठीक है, आगे देखें, धारा 28 प्राइवेट ट्यूशन पर रोक, ये इम्पॉर्टेंट है मित्रों।
ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से। 2018 का जो रीट का पेपर हुआ था वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइवेट ट्यूशन पर रोक किस धारा के तहत होती है। तो बात ध्यान रखें, धारा 28 के तहत प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगाई गई है। RT एक्ट 2009 के अध्याय 4 में इस बात का उल्लेख है। तो देखिए, कल से लेकर हमने अध्याय 4 तक बात कर ली है। अध्याय प्रथम में नाम विस्तार लागू, 2 में बालक की निःशुल्क शिक्षा, 5 धाराएं थी, 3 के अंदर 11 तक की धाराएं थी, ठीक है, और 3 जो था वो समुचित सरकार और जो स्थानीय प्राधिकारी होते हैं उनके कर्तव्य बताए थे, और माता पिता के कर्तव्य भी उसी के अंदर थे, ठीक है। और अध्याय 4 की जो हमने बात करी थी, अध्याय 4 सबसे बड़ा अध्याय है मित्रों। इसमें आपका धारा 12 से लेकर स्टार्ट होता है और धारा हम ये बात करें कि 28 तक चलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं ना मित्रों, वो अध्याय 4 से ही पूछे जाते हैं। अभी भी आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अध्याय 4 से ही पूछे गए हैं, क्योंकि अध्याय 4 में विद्यालय एवं शिक्षकों के बारे में बात की गई है। मानक मान्यता इसमें आ जाती हैं, ठीक है, शिक्षक घंटों की बात इसमें हो गई, ठीक है, शिक्षकों छात्र अनुपात की बात इसमें हो गई, नियुक्ति से संबंधित बात हो गई, कहाँ गणना होनी चाहिए कहाँ नहीं होनी चाहिए, धारा 27 में बात कर ली, ट्यूशन पर रोक धारा 28 में बात कर ली, SMC धारा 21 में बात कर ली, ठीक है मित्रों। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट अध्याय है, बात ध्यान रखना, अध्याय 4। अब बात करते हैं मित्रों अध्याय 5 की। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम एवं निर्माण। अब प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्माण की बात आती है तो धारा 29 ये अध्याय 5 में आती है। प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण एवं समग्र व्यापक मूल्यांकन SIERT यानी RSCERT, जिसका नाम कर दिया गया, मैंने बताया था इंस्टीट्यूट की जगह C यानी काउंसिल शब्द आ जाता है, ठीक है, वो करेगा। धारा 30 की हम बात करते हैं, प्रमाण पत्र प्रदान करना, ठीक है, छात्रों को जब भी हम पढ़ा रहे हैं, शैक्षणिक कार्य करवा रहे हैं, उसके बाद उनको प्रमाण पत्र प्रदान करना, ये धारा 30 के अंतर्गत आता है मित्रों, ठीक है। अध्याय 6 देखिए मित्रों, शिक्षा के अधिकार का संरक्षण, ठीक है, शिक्षा का अधिकार ये जो बनाया गया है RT एक्ट 2009, इसका संरक्षण कैसे हो। तो देखिए, धारा 31 में बात की गई है, बालक के शिक्षा अधिकार की मॉनिटरी की जाएगी, ठीक है, यानी कि उसको देखा जाएगा। और धारा 32, बालकों की शिकायतों का निवारण किया जाएगा, ठीक है। धारा 33 की बात करते हैं, राष्ट्रीय सलाहकार परिषदों का गठन, राष्ट्रीय सलाहकार परिषदों का गठन किया जाएगा मित्रों, ठीक है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषदों का गठन। धारा 31, बालक के शिक्षा अधिकार की मॉनिटरी होगी। धारा 32, बालकों की शिकायतों का निवारण होगा। धारा 33, राष्ट्रीय सलाहकार परिषदों का गठन किया जाएगा मित्रों। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से संबंधित सुधार करने हेतु राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य MHRD के होंगे, ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय के ही सदस्य इसके होंगे। धारा 34, राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा। अब देखिए, अध्याय 7 की बात करते हैं मित्रों। तो अध्याय 7 में प्रकीर्णन यानी विस्तार की बात होती है। धारा 35, शैक्षिक योजनाओं का निर्माण केंद्र द्वारा होगा। दंड से पूर्व जो सक्षम अधिकारी की अनुमति को भी लिखित रूप से लिया जाएगा। धारा 37, दंड के विरुद्ध, देखें, दंड के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत ना करना, यानी कि अगर किसी शिक्षक ने, ठीक है, किसी विद्यार्थी को दंड दिया है, कल मैंने आपको बताया था अध्याय 4 धारा 17 के अनुसार मतलब जो दंड देना है वो मना कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई शिक्षक जो होती है वो दंड देता है, शारीरिक दंड, और उसकी शिकायत दर्ज हो जाती है और न्यायालय में इस बात का होती है, बात ये आती है, तो दंड के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत नहीं करना, यानी कि उसकी कोई परिवाद नहीं सुना जाएगा शिक्षक का, ठीक है। अब देखिए, धारा 38, राज्य द्वारा केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन करना। राज्य जो होगा वो केंद्र जितनी भी योजनाएं बनाएगा उनका क्रियान्वयन करेगा, ठीक है मित्रों। अब देखिए, एक नोट है, नोट डाल के आप नोट कर लें। राजस्थान में 2009 अधिनियम 29 मार्च 2011 को लागू किया गया, जिसमें 10 अध्याय 29 धाराएं थी, ठीक है। हमारे सिलेबस में RT एक्ट 2009 ही है, हमारे सिलेबस में राजस्थान में RT एक्ट 2009 नहीं है, ऐसा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो हमें RT एक्ट 2009 ही पढ़ना है। ये मैंने सिर्फ नोट बता दिया गया कि राजस्थान में कब लागू किया गया था, तो आप याद रख लें 29 मार्च 2011 को। किसी रफ कॉपी में नोट कर लें, अपने नोट्स बनाएं मित्रों, क्योंकि देखिए एंड मोमेंट पे आपको वही सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है।
10 अध्याय होते हैं, 29 धाराएं हैं राजस्थान में जो लागू की गई है। तो ये हमारा अध्याय जो हमने शुरू किया था आरटी एक्ट 2009 के लिए, ये आज पूरा हो गया है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगी, आप पार्ट 1 को भी देखिएगा और सुनिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है मित्रों दोस्तों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों, फेसबुक ग्रुप हों, ठीक है, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच पाएगा। सब्सक्राइब करने चैनल को ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।